फ्रेंड्स, कैसे हैं सब बेटा। बेटा हम जो है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर के चैप्टर में से राइट्स हैं जो अनपेड सेलर के अगेंस्ट प्रॉपर्टी वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने दो राइट्स डिस्कस कर लिए थे, एक राइट ऑफ लाइन एंड एक राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। उसका हमने डिफरेंस भी कवर कर लिया था। आज हम नेक्स्ट राइट है जो अनपेड सेलर का वो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ राइट ऑफ रीसेल। जो अनपेड सेलर है वो लाइन ऑफ राइट ऑफ लाइन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के साथ साथ एक उसको राइट जो अवेलेबल है, दैट इज़ सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, कि वो जो गुड्स हैं उनको रीसेल कर सकता है। ये सेक्शन 54 जो है उसमें लिखा है कि कौन कौन से केसेस में जो अनपेड सेलर है वो राइट ऑफ रीसेल है जो उसको एक्सरसाइज कर सकता है। फर्स्ट है वेयर द गुड्स आर ऑफ ए पेरिशेबल नेचर, की ख़राब हो जाने वाली जल्दी, दूध है, मिठाई है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी पेरिशेबल नेचर की गुड्स हैं जो जल्दी से एक्सपायर हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो उन केस में इन दिस केस अनपेड सेलर नीड नॉट, कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है उसको बायर को कि इंटेंशन का कि मैं रीसेल करने जा रहा हूँ, और उन गुड्स को वो रीसेल है जो कर सकता है बिना कोई नोटिस दिए। सेकेंड है बेटा वेयर द अनपेड सेलर हैज़ एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट ही कैन गिव नोटिस टू द बायर। अगर अपने लाइन का राइट करके या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट यूज़ करके गुड्स अपने पास रख लिए हैं, तो उन गुड्स को रीसेल करने से पहले उसको एक नोटिस देना पड़ेगा बायर को अपनी इंटेंशन के साथ कि मैं उन गुड्स को रीसेल करने जा रहा हूँ। इफ़ आफ्टर सच नोटिस बायर डज नॉट विद इन ए रीजनेबल टाइम पीरियड में पे नहीं करता, जहाँ अपनी इंटेंशन है जो वो प्राइस पे करने की नहीं दिखाता, तो सेलर कैन रीसेल द गुड्स विद इन ए रीजनेबल टाइम, और ही कैन रिकवर फ्रॉम द ओरिजिनल बायर एनी लॉस ओकेजन्ड बाय द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो बायर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, पूरा नहीं किया, उसकी ब्रीच किया, उसके कारण अगर कोई उसको नुकसान होता है तो उस नुकसान को भी वो बायर से क्लेम कर सकता है। द सेलर शेल बी इंटाइटल टू द प्रॉफिट्स इफ एनी ऑन द रीसेल पे अगर कोई प्रॉफिट होंगे तो वो सारे सेलर को मिलेंगे, अनपेड सेलर को। अनपेड सेलर अगर नोटिस नहीं देता बायर को, तो देन अगर वो पेरिशेबल गुड्स नहीं है और वो नोटिस नहीं देता बायर को कि मैं गुड्स हैं जो वो रीसेल कर रहा हूँ, तब वो बायर से कोई डैमेजेस है जो अपने लॉस के लिए क्लेम नहीं कर सकता, और जो प्रॉफिट उसने कमाया है बायर उस प्रॉफिट्स में भी उसको जो है उसको मांग सकता है उससे, इफ़ एनी कोई भी रीसेल से अगर प्रॉफिट होता है, अगर उसने नोटिस ऑफ रीसेल है जो वो उसकी इंटेंशन का नोटिस बायर को नहीं दिया। थर्ड है वेयर द सेलर हैज़ एक्सप्रेसली रिजर्व्ड ए राइट ऑफ रीसेल। तो एक्सप्रेसली उसने बोल के कहा था कि अगर तुमने ये नहीं पूरा किया और डिफ़ॉल्ट करते हो तो मैं गुड्स बेच सकता हूँ, तो उस केस में वो एक्सप्रेस किया गया है पहले से ही, तो वो अपनी गुड्स हैं जो उनको क्या कर सकता है, रीसेल कर सकता है, और उसके लिए उसको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, और जो राइट है क्लेम करने का डैमेजेस वो भी उसका ख़त्म नहीं होता चाहे उसने नोटिस नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही एक्सप्रेस कर रखा था कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सेलर है जो गुड्स को रीसेल कर सकता है। तो ये थे बेटा राइट ऑफ जो है उसके पास रीसेल का, अनपेड सेलर के पास। नेक्स्ट राइट है राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी। राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी है जो बेटा अराइज होता है, जैसे जो हमने किए थे कि दो केस हो सकते हैं, एक पोजेशन ट्रांसफ़र हो गई है, एक पोजेशन ट्रांसफ़र पोजेशन नहीं, ऑनरशिप, प्रॉपर्टी इन द गुड्स ऑनरशिप जो है ट्रांसफ़र हो गई है, और एक ऑनरशिप है जो वो ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो यहाँ पे है वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज़ नॉट पास टू द बायर। जब बायर को गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई है ऑनरशिप, तो अनपेड सेलर को ऊपर वाले सारे राइट्स तो है ही हैं, दैट इज़ राइट ऑफ लाइन है, राइट ऑफ ट्रांजिट है, राइट ऑफ रीसेल है, बट साथ में उसको क्या है, राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स की डिलीवरी वो अपने पास है जो वो होल्ड करके रख सकता है। राइट इज़ सिमिलर टू एंड को एग्जिस्टेंस विद द राइट ऑफ लाइन एंड स्टॉपेज के साथ, बट ये वाला विद होल्डिंग डिलीवरी का राइट वो तभी कर सकता है जब जो है प्रॉपर्टी इन द गुड्स है जो वो ट्रांसफ़र ना हुई हो। द राइट कैन बी एक्सरसाइज इवन इफ़ द सेल वॉज ऑन द क्रेडिट के ऊपर हुई हो, चाहे स्पेसिफिक गुड की हो, अनसर्टन गुड्स की हो, किसी भी तरह की हो, तो राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी वो अप्लाई कर सकता है। तो ये थे बेटा आपके वेरियस राइट्स हैं जो अनपेड सेलर को अवेलेबल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद आपके पास है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली। अब तक हम किए थे गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं अनपेड सेलर को, उनके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट वो कर सकता है अगर उसको पेमेंट नहीं होती। अब है कि बायर के अगेंस्ट उसके पास पर्सनली क्या क्या राइट्स हैं अनपेड सेलर के पास। फर्स्ट है सूट फॉर प्राइस।
वो गुड्स का जो प्राइस है उसके लिए केस कर सकता है, स्यू कर सकता है बायर को। वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी एंड द गुड्स हैज़ पास टू द बायर एंड द गुड्स हैव एक्चुअली कम इन टू द पोजेशन ऑफ द अनपेड सेलर्स, ओनली रेमेडी इज ए सूट फॉर द प्राइस। जब गुड्स हैं वो ऑनर की, जो हमारा बायर है उसकी पोजेशन में आ गई हैं, तो जो बायर सेलर है उसके पास क्या ऑप्शन रहेगी कि वो केस करे प्राइस ऑफ गुड्स के लिए, क्योंकि उस गुड्स को तो ना वो लाइन कर सकता है, ना ही स्टॉपेज कर सकता है, ना ही विद होल्ड डिलीवरी कर सकता है, क्योंकि गुड्स है जो वो उसकी ऑनरशिप पोजेशन है जो बायर को ट्रांसफ़र हो गई है, तो वो प्राइस के लिए स्यू कर सकता है। अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्राइस पेबल ऑन ए डे सर्टन irrespective of delivery and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay the price, the seller may institute a suit for the recovery of the same although the property in the goods may not have passed। चाहे प्रॉपर्टी इन द गुड्स नहीं ट्रांसफ़र हुई हैं, फिर भी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें कहा गया था कि प्राइस पेएबल हो गया है, जब बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसको पे करना पड़ेगा, तब भी वो क्लेम कर सकता है प्राइस के लिए जो सेलर है, अनपेड सेलर। सेकेंड है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अगर बायर जो है रॉन्गफुली निगलेक्ट करता है और रिफ्यूज़ करता है एक्सेप्ट करने के लिए गुड्स और पेमेंट करने के लिए करता है, तो द सेलर में स्यू हिम फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस के लिए। प्राइस के लिए तो स्यू कर ही सकता है, सेकंड है डैमेजेस के लिए भी उसको नॉन एक्सेप्टेंस के डैमेजेस के लिए भी स्यू कर सकता है। उसके लिए रूल 73 एंड 74 के अंडर एक्ट के वो सारे डैमेजेस के रूल हमने जो पढ़ी हैं डैमेजेस वाले वो अप्लाई होते हैं। तो इस रूल्स के अंडर वेयर देयर इज़ एन अवेलेबल मार्केट है गुड्स की इन द क्वेश्चन, तो सेलर क्या कर सकता है, गुड्स हैं जो मार्केट में से बेच सकता है या खरीद सकता है, तो डिफरेंस बिटवीन क्या पे वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जितना डिफरेंस है, डेट ऑफ ब्रीच को, जो डेट ऑफ ब्रीच है जिस दिन उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, रिफ्यूज़ किया, उस दिन मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में जितना डिफरेंस है उतने डैमेजेस वो क्लेम कर सकता है। वेयर देयर इज़ नो सच मार्केट, जहाँ से आप प्राइजेस हैं जो अवेलेबल पता लगा सको, तो मेथड ऑफ डैमेजेस क्या होगा, डायरेक्टली नेचुरली जितना लॉस उस इवेंट के साथ कारण ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण उस सेलर को हुआ है उतना डैमेजेस के लिए वो क्लेम कर सकता है। ये था बेटा डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस के लिए। नेक्स्ट है सूट फॉर इंटरेस्ट के लिए। जो सेलर है, अनपेड सेलर है, वो इंटरेस्ट के लिए भी क्लेम है जो कर सकता है, सूट कर सकता है। वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर टेंडर्स द गुड्स टू द बायर एंड द बायर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम, नहीं पे करता, सामने वाली पार्टी या गुड डिलीवरी दे देती है या टेंडर करती है, द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट ऑन द प्राइस फ्रॉम द डेट ऑफ द टेंडर ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द डेट व्हेन द प्राइस इज पेबल। जब से प्राइस पेबल है या टेंडर किया है उसने गुड्स, तब से लेके इंटरेस्ट है जो वो लागू कर सकता है कोर्ट। इफ़ द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, तो जब उसका क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, जितना टाइम दिया था उस डेट से लेके ब्रीच तक का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो पे करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है जो वो डिसाइड होगा। इट पे बी नोटेड दैट सेलर कैन ओनली रिकवर इंटरेस्ट व्हेन ही इज इन पोजीशन टू रिकवर द प्राइस। जब उसकी पोजीशन ये है कि वो प्राइस के लिए रिकवर के लिए स्यू कर सकता है तभी वो इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, अदरवाइज नहीं। व्हेन ही कैन ओनली स्यू फॉर, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, तो उस केस में उसको इंटरेस्ट है जो नहीं मिलेगा। तो ये थे बेटा कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं अगेंस्ट द बायर एक अनपेड सेलर के पास। इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर। अगर मान लो कि जो बायर है जिसको गुड्स हमने ट्रांसफ़र कर दी हैं, उसकी पोजेशन में गुड्स आ गई हैं, तो वो गुड्स को क्या कर देता है, आगे उन गुड्स को या तो सब सेल कर देता है, उसमें से कुछ पार्ट आगे सेल कर देता है और उनको प्लेज के तौर पे, गिरवी के तौर पे कहीं रख देता है। द सेलर्स लाइन और राइट और स्टॉपेज इन द गुड्स सब बायर अनलेस द सेलर हैज़ असेंटेड टू द सब सेल। तो उसके पास लाइन का और स्टॉपेज का जो है हक है वो है सेलर के पास, अगर उसकी असेंट, उसकी मर्जी के बिना बायर ने सब सेल या प्लेज अगर की है। अगर उसने उसकी मर्जी के साथ सब सेल या प्लेज जो की है, तो उस केस में जो सब अनपेड सेलर है उसके पास राइट ऑफ लाइन और राइट ऑफ स्टॉपेज है जो वो नहीं रहता प्लेज या सब सेलर के सेल के बाद।
ये था आपका इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर। इसके बाद आपके पास है बेटा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब भी होता है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं सेलर के पास और क्या क्या हैं बायर के पास। सेलर के पास रेमेडीज़ हैं, सूट फॉर द प्राइस हम अभी डिस्कस करके चुके हैं, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस वो भी डिस्कस हो गया, सूट फॉर इंटरेस्ट हो गया, एंड सूट फॉर डैमेजेस फॉर रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर बिफोर द ड्यू डेट। तो तीनों हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सूट फॉर डैमेजेस के लिए है कि सूट फॉर डैमेजेस फॉर रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो बायर ने तोड़ा है ड्यू डेट से पहले, वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज रेपुटेटेड बाय द बायर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी, द सेलर हैज़ टू रेमेडीज। एक तो क्या करे, ही मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सब्सिट्यूटिंग एंड वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी। तो वो डेट ऑफ डिलीवरी तक वेट करे, उसको पहले से ही तोड़ा हुआ ना माने, उसको कंटिन्यू रखे। दूसरा, ही में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसिंडेड, तो टूटा हुआ मान ले, और स्यू फॉर डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस के लिए क्लेम कर ले। तो ये उसके पास जो है अवेलेबल है डैमेजेस, रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी। बायर्स रेमेडीज़ हैं सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स के, अगर सेलर डिलीवर नहीं करता गुड्स के लिए तो उसकी नॉन डिलीवरी के लिए क्लेम कर सकता है डैमेजेस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उसको क्लेम है जो कर सकता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेलर को। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए सूट कर सकता है उसके अगेंस्ट, एंड सूट फॉर डैमेजेस फॉर रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर डेट, सेलर ने है जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है उसके लिए, एंड सूट फॉर इंटरेस्ट है जो उसके लिए क्लेम कर सकता है बायर। तो फर्स्ट है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, वेयर द सेलर रॉन्गफुली निगलेक्ट्स और रिफ्यूजेज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, ही मे स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। बायर जो है उसको स्यू कर सकता है। वेयर अ गुड्स आर रेडली अवेलेबल इन द मार्केट, अगर मार्केट में अवेलेबल है उस तरह की सेम गुड्स, द बायर इज इंटाइटल्ड टू गेट डैमेजेस, तो सिर्फ बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में और मार्केट प्राइस में जितना डिफरेंस है उतना क्लेम कर सकता है। वेयर द गुड्स डू नॉट हैव ए रेमेडी, मार्केट की अवेलेबल नहीं है, तो डैमेजेस हैं जो वो सिचुएशन पे और केस टू केस हैं जो उस पर डिपेंड करते हैं। ये था सूट फॉर डैमेजेस। सेकंड है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वेयर द सेलर निगलेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, मे इन द स्पेशल केसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोर्ट एंड ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बायर है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर कोर्ट से ला सकता है। कोर्ट जो है उस केस में जहाँ पे जिसको असर्टन करना बड़ा मुश्किल है उसकी परफॉर्मेंस जो है उसके लिए, या फिर उसके लिए डैमेजेस जो प्राइस जो बनता है उसको मापना मॉनेटरी टर्म्स में इम्पॉसिबल है, तो उस केस में जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एलिजिबल है जो वो करवा सकता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है जो वो कॉन्ट्रैक्ट की उसने करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी है कि द ब्रीच ऑफ ए कंडीशन जस्टिफाई द बायर एंड रिजेक्टिंग द गुड्स, अगर उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन की है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जस्टिफाई कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो गुड्स को, दो ही हैज़ द ऑप्शन टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। तो बायर के पास ऑप्शन है कि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी भी मान सकता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन भी मान सकता है। तो इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी जो द बाय द सेलर, सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग बायर के पास क्या रेमेडीज़ हैं, ही में सेटअप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी, डिमोलिशन, एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस जो है वो मांग क्लेम कर सकता है उससे प्राइस, एंड ही में स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस हैं जो उससे ब्रीच ऑफ वारंटी के कारण उनको क्लेम कर सकता है। अगर सेलर ने गुड सप्लाई की हैं लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी है जो उसने की है, जब ब्रीच ऑफ कंडीशन की है जिसको जो बायर है वो एज अ वारंटी ट्रीट कर रहा है, तो उस केस में उसके पास ये ऑप्शंस है। नेक्स्ट है रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट में क्या है, वेयर द सेलर रिपुटेट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है सेलर ने, द बायर में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सब्सिट्यूटिंग एंड कीप, डिलीवरी तक की वेट कर सकता है और उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को टूटा हुआ मान के डैमेजेस के लिए क्लेम है जो कर सकता है। द सेक्शन इनकॉर्पोरेट्स द रूल ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन इनकॉर्पोरेट ये करता है कि एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो उसको भी मान सकता है। वेयर ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस टू परफॉर्म इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द एक्चुअल टाइम, जब तक वो डिलीवरी का नहीं आता, तो लॉ ने क्या प्रॉमिस के लिए किया इस केस में, या तो मान ने इलेक्ट टू रिसिंड द एंड मे देन
ऑल्दो द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस नहीं आया तो एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट माने और डैमेजेस के लिए क्लेम कर ले। और दूसरा वो इलेक्ट नॉट टू रिसिंड, अभी नहीं करता तोड़ता और वेट करता है उस टाइम की परफॉर्मेंस की डेट की आने की, एंड उस पार्टी को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है तोड़ने के लिए, और कॉन्सिक्वेंसेज जो नॉन परफॉर्मेंस के कारण होते हैं वो सारे इंजॉय कर सकता है। इफ़ ही इलेक्ट्स टू टेक द लेटर कोर्स, अगर वो कंटिन्यू रखता है कॉन्ट्रैक्ट को, बेनिफिट ऑफ द सेलर एंड द बायर रिमेन्स टू, ऑल ऑब्लिगेशंस जो हैं बायर को पूरी करनी पड़ेंगी अपने पार्ट पे, क्योंकि वो ये मान रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी जिंदा है, उसको ख़त्म नहीं किया गया। ये था रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। इसके बाद है सूट फॉर इंटरेस्ट, where there has been a breach of the contract on the part of seller and a result of price has to be refunded to the buyer, को रिफंड किया जाना है प्राइस, the buyer has to right to sue for interest on the amount of price जो उसने पे की थी उसका वो इंटरेस्ट मांग सकता है। the interest in the case is to run from the date on the which payment है जो दी गई थी और जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया उस डेट तक, but it may be noted that the buyer can all recover interest when is entitled to recover the purchase प्राइस। अगर वो उसने प्राइस पे ही नहीं किया, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, तो इंटरेस्ट के लिए वो स्यू नहीं कर सकता। तो ये थी बेटा अनपेड सेलर के पास और बायर के पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।